हेलो विद्यार्थी, कैसे? चलिए हम लोग ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट। और आप भी अपने देखिएगा कितना सही होता है, आप भी अपने मिलाइएगा। चलिए, ये 100 क्वेश्चन का फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा। रेलवे, दरोगा, एसएससी, बिहार एसएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये जीके जीएस। चलिए, हिस्ट्री से दिया गया है 100 क्वेश्चन। एनसीईआरटी बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? कहाँ मिला है ये? सुर सुरतोघई में। कहाँ? सुरतोघई। चलते हैं दूसरे की ओर। हड़प्पाई वासियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह समानता हड़प्पा स्थल की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी। सही है। एक छोटा सा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया जिसे निचला शहर कहा गया। ये ये भी सही है, अर्थात इसका एक और दो दोनों सही है। तीसरे की ओर, हड़प्पाई समाधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिलते हैं। सही है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। ये भी सही है। हड़प्पाई सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास था। यह गलत है, सिर्फ एक और दो सही होगा। चलते हैं चौथे की ओर। मिलान करना है हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का। यह शंख शंख कहाँ है? बालाकोट से मिला था। लाजबड़ मणि ये सुरतोघई से मिला, सुरतोघई से। तांबा कहाँ से मिला? यह खेतड़ी राजस्थान। सोना दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा? ए ए डी सी बी। ए डी सी बी ए हो जाएगा इसका। चलते आगे। पांचवा, हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। सही है, समुद्र के मार्ग से भी होता था। दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेहुला कहा जाता था। यह सही नहीं है। चलते हैं ये मेहुला से प्राप्त उल्लेख। यह दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेहुला नहीं कहा जाता, सिर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सत। तो केवल एक सही हो जाएगा इसको। चलते आगे। दिलमुन के लेख में नहीं इसको कहा जाता, इसको मेसोपोटामिया का लेख में दिलमुन मेलुआ कहा जाता था। चलते हैं छठा, हड़प्पाई वाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बाट से नाव पत्थर से बनाए जाते थे। ये गलत है। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे जबकि ऊपरी मानदंड द्विआधारी प्रणाली का अनुसरण करते थे। ये भी गलत है, अर्थात एक और नौ और दो दोनों सही नहीं है। ये विनियम बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन सा? चट नामक पत्थर। ये बाट से खड़ी नहीं होगा, कौन सा होगा? चट नामक पत्थर। यह चट नामक पत्थर से बनाया जाता है। आमतौर पर इसे किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी होता था। ये ये निचले मानदंड द्विआधारी होता था जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली, मतलब इसका उल्टा होता था। निचले मानदंड द्विआधारी होता था और ऊपरी मानदंड दशमलव का होता था। सातवां, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में औसत कथन का चयन करें। नई बस्तियों आबादी बढ़ने लगी थी। हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया। हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हो गई। ये गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 8, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसने लिखा? ये एस.एन. राव ने लिखा। चलते हैं, खोजकर्ता उनसे संबंधित हड़प्पाई स्थल में लाना है। एस.आर. राव। ये एस.आर. राव हो जाएगा। कालीबंगा। बीबी लाल
ये बीबी लाल हो जाएगा। ये एस आर राव, कालीबंगा ने एस आर राव हो जाएगा। लोथल हो जाएगा, एस आर राव लोथल, और बीबी लाल ये हो जाएगा कालीबंगा। एम आर मुगल ये हो जाएगा बहावलपुर, और आर एस बिष्ट धौलावीरा हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी ए डी सी, बी ए डी सी। चलते 10वां। ब्राई और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला? ब्राई और खरोष्टी लिपियों का सर्वप्रथम लेख जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। 10, 11। प्राचीनतम अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? ये प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि भाषा में लिखे जाते थे, ये गलत है। ये प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। इसमें प्राकृत भाषा में, और तमिल भाषा में भी अभिलेख मिलते हैं, ये सही है। सिर्फ केवल 2 सही है। 12। अशोक के अभिलेख संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक का अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। जी नहीं, अशोक का अधिकांश अभिलेख, हाँ, ये प्राकृतिक भाषा में थे। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में थे। ये नहीं, ये अरामेइक और यूनानी भाषा में थे। ये पूर्वोत्तर से नहीं, ये पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख। ये पूर्वोत्तर नहीं, क्या हो जाएगा? पश्चिमोत्तर हो जाएगा। क्या है? पश्चिमोत्तर हो जाएगा। पश्चिमोत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में काशी सम्मिलित नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हो जाएगा एक बृहद शिलालेख है। नहीं, ये एक बृहद शिलालेख नहीं है। ये गलत। ये प्रयाग प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। ये नहीं, प्राकृतिक भाषा में ये नहीं लिखा गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसमें? संस्कृत भाषा में। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा हो जाएगा। यह बृहद शिलालेख नहीं है, ये एक लघु शिलालेख था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ना ही 1 ना ही 2। 15। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? मनुस्मृति का संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक के कालखंड में। पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश मिलता है, पुरुष सूक्त जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश मिलता है, किस वेद से संबंधित है? यह ऋग्वेद से संबंधित है। 18। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संग में प्रवेश करने के विरुद्ध थे। जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। जिन बौद्ध भिक्षुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है उन्हें थेरी कहा जाता है। इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 19। अलबर्नी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? यह भाषा का सामना करना पड़ा और धार्मिक अवस्था प्रथा में भिन्नता का सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कौन सा कथन सही है? भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा गया, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा गया। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा गया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्व को उलूक, पैदल को दावा, और पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है, मतलब अधिक तेजी से, मतलब घोड़ा है फिर भी पैदल में ज़्यादा तेजी हो जाता है। इसलिए 1, 2 और 3 तीनों इसका सही है। इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में
ये तीनों सही है। चलते हैं 21। ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर फ्रांसा बर्नियर ने लिखी। किसने? फ्रांसा बर्नियर ने। प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत किसने विकसित किया? प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने किया। चलते आगे 22-23 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 23। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार सबसे बड़े पैमाने पर होता था। सही है। दासों का इस्तेमाल मुख्य बीड़ी में किया जाता था। ये भी सही है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में लिखा। ये भी सही है। अर्थात तीनों सही है। 24। वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ है। ये गलत है। ये गलत है। वो अपने मृतकों को विधि पूर्वक अपनाते थे। सिर्फ 2 सही है। 25। मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये वो स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया। ये सही है। हालांकि स्थानीय आचार्यों जिसे मातृकुल्यता को न अपनाकर पितृसत्ता के विचार पर बल दिया। यह गलत है। सिर्फ केवल एक सही है। इसने मातृगिरा को भी अपनाया था, इसलिए केवल एक सही हो जाएगा। 26। सूफी मत के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सूफी मत के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन ये सही है? इन्होंने धर्माचार्यों के द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। ये सही है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया। ये भी सही। अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। 26, 27। किस गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है? ये गुरु तेग बहादुर के। मीरा के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। मीरा के गुरु रैदास थे। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? हम्पी के भग्नावशेष की खोज ये कॉलिन मैकेंजी ने किया। हम्पी के भग्नावशेष की खोज कॉलिन मैकेंजी ने। कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना किया था? ये कृष्णदेवराय ने अपना नगर पूरा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 30 हो गया। 31। मुगल काल में मुगल काल में किसानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा। मुगल काल के भारतीय पारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। 17वीं सदी के ये सही है। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। खुद काश्त व पाई काश्त। पाई काश्त हुए खेतिहर थे जो दूसरों गाँव से ठेके खेती करने आते थे। अर्थात ये 1, 2, 3 सही, तीनों सही है। अर्थात इसका तीनों राइट है। 32। मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में समानता पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। ये सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। ये भी सही है। अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। 33। असम में पायक कौन थे? असम में पायक जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले थे। पायक किसको कहा जाता था? याद रख लीजिएगा। जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले। मुगलकालीन राजस्व के संदर्भ के राजस्व कर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। ये सही है। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। ये सही है। खेतिहर नकद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था। ऐसा गलत है। ये सिर्फ 1 और 2 सही है। 34, 35। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में औसत कथन का चयन करें। यह औसत कौन सा हो जाएगा?
प्रारंभिक मांग बहुत ऊँची थी, सही है। कृषि उपज की कीमतें नीची थी, ये भी सही है। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी, ये गलत है। जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तक जमींदारी प्रवक्ता करने तक सीमित थी, ये सही है। अर्थात इसका आंसर सिर्फ ये गलत हो जाएगा, ये गलत है तो यही आंसर हो जाएगा, गलत चुनना है। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? ये जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था की शक्ति छीन ली। सिर्फ 1 और 3। 37, 36 हो गया, 37। जोतदार किन्हें कहा जाता था? जोतदार धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। 38। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया है? जंगल महालों में। असत कथन का चयन करें, यह असत चुनना है। यह संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा सामर्थ्य, सही है। पहाड़ियाँ जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी सही है। संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होता था, ये भी सही है। संथाल अंग्रेजों के ये वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था। तो जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहते, तो झूम खेती में जंगल को काट के किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिनी को के रूप में नामांकित किया गया? ये 1832 में। इसमें 1832 में। चलते हैं आगे, ये हो गया 39, 40। पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम को आगे और सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? ये संथाल राजमहल की पहाड़ियों में बसने के कारण और सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, क्योंकि हमेशा जलाते रहिएगा तो जंगल को तो उर्वरता शक्ति इधर से उधर खेती हो एक जगह से दूसरी जगह कीजिए तो जलाने के बाद उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। तो जंगल काट के जब किया जाता है तो उसमें पैदावार पहले अधिक होती है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। 41। परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन कानून के संबंध में इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे, सिर्फ 1 और 2 दोनों। 42। क्या कहा गया? दक्कन दंगा रिपोर्ट, याद कीजिएगा। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई? ये 1878 में किया गया पेश। 1857 क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में ये गोनू ने किया। किसने किया? गोनू ने। चलते हैं 44। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किस संदर्भ में सही है? यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है? नहीं, ये लॉर्ड कैनिंग का नहीं है, लॉर्ड डलहौजी का है। ये डलहौजी का कथन है। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया है? नहीं, ये रियासत को औपचारिक रूप में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। ये भारतीय अवध की रियासत के बारे में कहा गया था, ये भारतीय साम्राज्य के बारे में नहीं। किसके? अवध रियासत के बारे में कहा गया था, अवध रियासत के बारे में। 1851 में कहा था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अवध कब मिला लिया गया था? 1856 में। तो इसका ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। 45। सहायक संधि के संदर्भ में औसत कथन का चयन करना है। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजी द्वारा 1798 में तैयार की गई, सही है। अंग्रेज अपने सहयोगी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से सुरक्षा करेंगे, ये भी सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ये भी सही है। सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, ये गलत है। अर्थात यही आंसर हो जाएगा। 46।
देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? क्या कहा है? देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान हो चुकी थी, ये अवध के विलेय, वही जो अभी 1856 जो पढ़े थे हम, इसी के बारे में एक लॉर्ड डलहौजी ने भी कहा था। देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। 47 एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया गया? ये 1856 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे, ये गलत होगा और चूंकि सत कथन चुनना है। मौलवी अब्दुल्ला शाह ने चिन्हहाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, सिर्फ 2 सही है। ये मध्य प्रदेश नहीं है, हो जाएगा शामल, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 49 निम्न घटनाओं का कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। चंपारण का नील पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3। पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध, फिर चंपारण का नील आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन। यह कब हुआ था? 1914 से 18 लगभग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगा था, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध। चंपारण का नील आंदोलन ये 1917 था। अहमदाबाद मिल आंदोलन ये 1918 था और खेड़ा आंदोलन 1919 था। ये 4 पहले आरोही क्रम सजाना, मतलब पहले छोटा है तो पहले 14 ये 14, फिर 1 1917, फिर 2 1918 और फिर 3 1919। चलते हैं आगे। 50 महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी? महात्मा गांधी का जीवनी लुई फिशर ने लिखा। कौन? लुई फिशर ने। चलते हैं 51 की ओर। महात्मा गांधी के अंग्रेजी लेखक ने लिखा था, विदेशी लेखक ने लुई फिशर ने लिखा था, और सहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। 51 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन था? 1922 में जो गांधी जी को जज सजा सुनाया था उसका नाम क्या था? जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। 22 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य कहा गया? यह 52 का हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सही है, कोई गलत नहीं है। गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यम वर्गीय था। महात्मा गांधी से आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, आमजन की तरह, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हुआ। पारंपरिक जाति व्यवस्था में परिचित मानसिक शर्म और शारीरिक शर्म की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात इसका कोई गलत नहीं है, इसका सभी सही है। 53 1929 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में कौन कथन औसत है? इसमें औसत चुनना है। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में किया गया? नहीं, ये लखनऊ में नहीं किया गया था, यही औसत हो जाएगा। यह लाहौर में किया गया था। कहाँ? ये लखनऊ ना होके लाहौर हो जाएगा। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, ये सही है। अर्थात ये सही है, तो ये तो औसत चुना, तो औसत वो हो जाएगा। 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, औसत। 54 दांडी यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है? औसत चुनना है। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। सही है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अर्थात दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो गलत है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गांधी जी ने भाग लिया था
1931 में। चलते हैं। ये 56 वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुए थे। यह सही है। व्यस्त मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली। ये गलत है। ये गलत है। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देख रेख में कार्य करते थे। कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली। ये सही नहीं है। ये 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए। तो 8 में से प्रधानमंत्री सत्ता में व्यस्त मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में। ये 2 साल बाद सीमित मताधिकार आधार पर हुए चुनावों में। ये व्यस्त मताधिकार नहीं, ये सीमित मताधिकार के आधार पर। क्या? सीमित मताधिकार के आधार पर। चलते हैं। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर केवल एक 57। कृषि मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। ये गलत है। ये सर क्या है? इसको 1900 जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ब्रिटेन ने स्थानीय नेताओं तथा जनता के समर्थन के बिना भारत को शामिल कर लेता था। चर्चिल भारतीय सैनिकों को युद्ध में प्रवेश चाहता था। इसी मुद्दे पर गांधी जी तथा कांग्रेस समझौता करना चाहता था। यह कथन गलत है। इसको स्टेफर्ड क्रिप्स को नहीं। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्त की मांग का प्रस्ताव किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम और लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर समाजवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े करते हैं। 1942 के बसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में भी किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। कांग्रेस की मांग थी वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। ये सही है। 1942 में चर्चा भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए, जो 1942 में ये थोड़ी हो रहा था, ये तो 1940 तक की बात था। तो केवल ये 2 सही हो जाएगा। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन निर्धारित किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये 16 अगस्त 1946 को। 59 जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह 1 और 2 दोनों सही है। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेहरू ने तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया। चलते हैं 60। भारत सरकार अंतरिम के संविधान सलाहकार कौन थे? ये BN राव थे। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? ये SN मुखर्जी थे। 62 कथनों पर विचार करना कौन सा सत्य है? संविधान को मसविदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। खनिज पदार्थों विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। ये गलत है। और क्या कहा गया तीसरा? अनुच्छेद 356 गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। ये सही है। सिर्फ 1 और 3 सही है। ये पहली सूची के विषय केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे।
किसी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। तो ये हो गया सिर्फ 1 और 3 सही हो जाएगा। तिरसठ, संविधान में वर्णित कर व्यवस्था का संबंध पर विचार करना कौन सा सत्य है? यह आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र राज्य सरकारों के बीच बांट दी गई थी। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों का अधीन रखा गया था। 64, कौन सा कथन सही है? ये अम्बेडकर शक्तियों केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, ये गलत है। ये विभाजन नहीं चाहते थे। और ये क्या कहा गया दूसरा? ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, ये सही है, सिर्फ 2 सही है। 65, अंतिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? अंतिम सरकार की आखिरी बैठक 16 जुलाई 1947 की हुई थी। कब? 16 जुलाई 1947 की। कौन सा कथन सत्य है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए थे। नहीं, ये गलत है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, ये सही है, सिर्फ 2 सही है। चलते हैं 67, ये सत्य कथन चुनना उदारवादियों के संबंध में। ये कर्मी वो लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे, सही है। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे, ये भी सही है। 68, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट मिशन ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। ट्रेल ऑफ 70, 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये पश्चिमी यूरोप के लोग सब मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीकरण के आधार पर करते थे, ये सही है। ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जैक रूसो सभ्यता के इस मानदंड को विकृत मानते थे, ये गलत है, सिर्फ 1 सही है। 70, 71, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस वर्ष दिया था? ये 1781 में। 72, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था, यह गलत है। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध आरंभ हुआ था, सिर्फ 2 सही है। मेटिंसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? याद रख लीजिएगा, मेटिंसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? यह कनाडा में। यह 1869 से 85 के बीच हुआ था। 74, अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार करें। ये 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की, उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे, उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। इससे ये दोनों सही है, अर्थात इसका 1 और 2 दोनों सही है। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? ये 1850 में मिला। ब्रिटिश सरकार ने हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूरस कहती आई थी। टेरा न्यूरस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो किसी का नहीं है। क्या? जो किसी का नहीं। पहला अफीम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला अफीम युद्ध 1839 में हुआ था। चीन की साम्यवादी पार्टी का स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये केवल
दो सही है। माओ से तुंग ने क्रांतिक कार्यक्रम पर किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना। ये रूसी क्रांति 1920 नहीं, क्या हो जाएगा, ये 1921 हो जाएगा। 79। पीपुल्स कम्युन्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह चीन में औद्योगिकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन लोगों का सामूहिक प्रयास था। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में भी किया गया, अर्थात दोनों सही है। 80। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित थी? ये दक्षिण कोरिया से संबंधित थी। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? यह जगदीप धनखड़ ने किया। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4। ये इसका निर्माण वास्तुकला के नागर शैली में किया गया, याद रखिए, वास्तुकला की नागर शैली में। यह निर्माण लोहे का उपयोग नहीं किया गया। मंदिर में कुल 5 मंडप है, अर्थात इसका 1, 3 और सिर्फ 4 सही है। चलते हैं आगे। इसका 5 मंडप कौन कौन सा है? नृत्य मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और एक कीर्तन मंडल है। याद रख लीजिए 5 मंडप: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। 83। निम्नलिखित में से किस दो महत्वपूर्ण जल निकाय वो फ्रांस की तटरेखाएं हैं? ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर पे। 84। विदेशी पोर्टफोलियो, यह कौन सा कथन सत्य है? सिर्फ इसमें 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 देख लेते हैं। एफपीआई को निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई को निवेश का एक सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है। एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक अस्थिरता और जोखिम शामिल होते हैं। सिर्फ 2 और 3। 85। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? या 85 का 1 और 2 दोनों सही है, सिर्फ 1 और 2 होगा। एंड टू एंड का मुख्य सिद्धांत, एंड का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा को इनक्रिप्ट करना, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता है। व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए एंड टू एंड का उपयोग किया जाता है, इसलिए सिर्फ इसका 1 और 2 सही है। 86। वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विमुक्त घुमंतु जनजातियों के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। केवल कक्षा 9 से 11 में पढ़ने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति में पाने के लिए पात्र माने जाएंगे। सिर्फ 1 और 2 सही है। 86 हो गया। 87। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है छत पर लगे सौर पैनलों से। बैडमिंटन में हाल ही में इंडियन ओपन 2024 महिला का खिताब किसने जीता है? ये ताई तुजू यिंग ने जीता है। 88। 89। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? ये ओमान के साथ। निम्नलिखित में से किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न हाल ही में जनवरी 2024 में मिला है। कब मिला है इन्हें? जनवरी 2024 में इधर हाल ही में मिला है। चलते हैं आगे। कौन सा कथन सही है भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में? या मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण के लिए दिया जाता है। यह सही है।
और साधारण सेवा के व्यक्तियों को लिए। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार 5 लाख रुपये का आर्थिक अनुदान किया जाता है? नहीं, इसमें 0 रुपया दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। चलते हैं, ये हो गया। इसमें मुआवजा नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, इसमें कोई मुआवजा नहीं है, क्योंकि एक भारत का सर्वोच्च सम्मान है, तो इसमें क्या कोई मुआवजे से थोड़ी इसका मुकाबला हो सकता है, तुलना। चलते हैं 94, 92। जल जीवन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। सिर्फ 1 और 3 सही है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? ये 2024 तक लिए 25 तक लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुषों का खिताब किसने जीत लिया है? ये जैनिक सिनर ने। 94। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य कथन चुनना है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच को मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है। सिर्फ ये सही है। ये केवल एक सही है। चलते हैं 95। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का मुख्य वास्तुकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार ये कौन है? ये हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? यह हरियाणा राज्य में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत के दौरे पर है? डेनिस फ्रांसिस। सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? या इसका कार्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह चीन नेपाल के साथ नहीं है। ये चीन नेपाल तो ITBP होता है। ये एक ITBP होता है, ये चीन नेपाल के साथ होता है। ITBP ये चीन नेपाल के साथ होता है, जबकि सीमा सुरक्षा BSF का है, यह नहीं है। चलते हैं आगे। ये हो गया 1 और 3 सही है, हो गया 99। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। इसमें सत्य कथन चुनना है। हेपेटाइटिस से मुख्य रूप से रक्त आधान के माध्यम से फैलता है, ये गलत है। ये मुख्य मार्ग दूषित भोजन पानी मल से फैलता है। हेपेटाइटिस से एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन का कारण बनता है। हेविसियोर हेपेटाइटिस A के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, अर्थात 2 और 3 सही है इसका सिर्फ। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।